कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका इसी अध्ययन चैनल पर। आज हम नर्वस सिस्टम का पार्ट 6 लेकर आए हैं दोस्तों। संख्या पद्धति का पार्ट 6 है, इसको हम करेंगे बहुत ही अच्छे से। आज एक नया चैप्टर शुरू होगा नंबर सिस्टम के अंदर, जिसका नाम है शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। थोड़ा समझते हैं कि किस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम का यूज होता है, क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम से पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी भी संख्या को किसी से भाग देते हैं तो उनको क्या कहा जाता है। जैसे दोस्तों मैं यहां पर अगर लिखूं आपका, यहां मैंने आपका लिखा 11 और यहां लिखा 65। अगर मैं इसको इससे भाग देता हूं तो आपको अच्छे से पता होगा 11 5 जा 55 होगा, 11 5 55 और 10 आपका शेष आ गया। ठीक है, तो आप समझिए जो 11 होता है यानी कि जिससे भी हम भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। ओके, जिसको भाग देते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, डिविडेंड। ठीक है, जितनी बार भी हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट। ठीक है, और ये जो हमारा बचता है इसको क्या बोलते हैं हम, रिमाइंडर, जिसके ऊपर सारा खेल है इसका रिमाइंडर थ्योरम का, रिमाइंडर। ठीक है, अगर हिंदी की बात करें दोस्तों तो ये डिविजर यानी कि आपका क्या होता है, भाजक। ये जो आपका डिविडेंड है ये होता है भाज्य। कोशेंट यानी कि क्या, भागफल। और जो आपका रिमाइंडर होता है इसका मतलब शेषफल। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया भी था एलसीएम एचसीएफ के बाद के चैप्टरों में। उसमें जो है आपका इनके बीच में एक रिलेशन भी होता है, और वो रिलेशन आपका क्या होता है, वो होता है आपका डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि क्या हुआ दोस्तों, समझ रहे हैं आप, यहां पर डिविडेंड यानी कि क्या, भाज्य। भाज्य की क्या वैल्यू होगी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, चाहे तो आप देख भी सकते हैं, भाज्य यहां क्या है, 65। ठीक है, भाजक क्या है आपका, भाजक है आपका 11, भागफल कितना है 5 प्लस शेषफल कितना है आपका 10। तो आप देखते हैं 11 5 55 प्लस 10 65। ये भाज्य के बराबर हो गई, ये डिविडेंड के बराबर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन इनके बीच में आपका डिविजर, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर, इन चारों कंपोनेंट्स के अंदर एक रिलेशन होता है जो कि जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई एक बात। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इन सब क्वेश्चनों में। ये इनका रिलेशन था और ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों किस तरीके से मैंने आपको बताया है। डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। आइए आगे चलते हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात और समझो जरा, रिमाइंडर हम जब भी रिमाइंडर निकालते हैं किस तरीके से निकालते हैं, आइए देखते हैं। यहां पर एक बात समझिए, अगर मैं आपसे यहां पर कहूं 65, 11 से ही भाग दिया था हमने 65 को, अगर मैं यहां 65 से 11 को भाग देता हूं तो आपको अच्छे से मालूम है यहां रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, 10 आएगा। 11 5 55 बचेगा क्या, 10। ठीक है, ये तो तब हो गया जब आपका ये जो ये है इसको क्या कहते हैं, इसको डिविजर बोलते हैं, इसे ही तो कहते हैं भाजक। तो ये जो आपका डिविजर है जब ये छोटा है, और अगर डिविजर बड़ा हो जाता है संख्या से, मान लीजिए मैंने यहाँ 7/11 रखा, यहाँ डिविजर बड़ा हो गया, ये बड़ा है और यहाँ छोटा है, किससे, डिविडेंड से। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, ये 7 जो है ना ऊपर वाला, यही शेषफल हो जाता है। समझ रहे हैं, ऊपर में क्या है रिमाइंडर में 11 5 55 10 65, और जब आपका जो डिविजर है, जो आपका भाजक है, जब वो बड़ा होता है डिविजर से, डिविडेंड से, तब आपका जो ऊपर वाली है यही आपका रिमाइंडर हो जाता है, यही शेषफल हो जाता है। और एक क्या रिमाइंडर, एक तुम्हारा ये बनता है जब आपका कोई ऐसी संख्या हो जो कट जाती हो। यानी कि मान लीजिए मैंने 242/11 रखा, ये आपको पता है अच्छे से कि ये कटता है, कितनी बार कटता है, 22 बार कटता है। 22 बार कट जाएगा तो शेषफल कितना आएगा, 0। यदि वो संख्या कट जा रही है तो आपका शेषफल कितना होगा,
0 होगा। तो आपके पास 3 कंडीशंस बचती हैं। देखा आपने, इस तरीके की 3 कंडीशंस होती है। एक वक्त जब ये आपका डिवाइजर जो है ये छोटा होता है तब आप भाग करते हैं। एक टाइम पे आपका ऐसा होगा कि डिविडेंड बड़ा हो जाएगा तो आपकी यही संख्या शेषफल हो जाएगी। सोल्व करते हुए इन्हीं 3 कंडीशंस में आपकी चीज़ें पड़ेंगी। और एक तब जब आपका सब चीज़ कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। जब वो कट गया, जब वो विभाजित हो गया तो आपका रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा, कुछ नहीं बचेगा इसका मतलब। ठीक है, एक बात और समझिए, इसी के अंदर अगर आप देखें, अगर मैं कोई भी संख्या को भाग दूं, यानी कि आप ये समझिए मैंने यहाँ 45 लिखा, यहाँ 45 बट्टे आपका मैंने 7 लिख दिया। ठीक है, इसमें कितना आएगा? 7 6 42, 3 आ गया रिमाइंडर। मैं रिमाइंडर लिख रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे ही मैंने कुछ भी संख्या उठाई, 50 बट्टे 8 कर लिया, यहाँ कितना रिमाइंडर आया? 2 आया। ठीक है, आपका जो है 49/9 कर लिया, यहाँ कितना रिमाइंडर आया? 4 आया। ठीक है, आप इन सब चीज़ों में एक चीज़ देखना दोस्तों, कभी भी ये आपका डिवीज़र से बड़ा नहीं हो सकता। यानी कि आप मेरी बात समझिए, यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ समझिए ज़रा। ये मैंने 7 से भाग रखा, यहाँ मैं क्या करता हूँ कि अपना जो डिवाइज़र है, अपना भाजक जो सेम रखता हूँ। यहाँ मैंने 50 बट्टे 7 कर दिया। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या करा, यहाँ पर जो है आपका मैंने 64 बट्टे 7 कर दिया। ठीक है, और मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने क्या करा, 34 बट्टे 7 कर दिया। ये मैंने इतने सारे क्वेश्चन लिखे। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या शेषफल आया? 1 आया। यहाँ आपका शेषफल क्या आएगा? यहाँ भी 1 आएगा। यहाँ क्या आपका शेषफल आएगा? 7 चौक 28, 6 शेषफल आया। तो ये जो शेषफल दोस्तों होता है, ये जो आपका रिमाइंडर होता है, कभी भी डिवीज़र से बड़ा नहीं हो सकता। शेषफल हमेशा डिवीज़र से छोटा होगा, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। इस 7 से ये वैल्यू हमेशा छोटी रहेगी, ये कभी इससे बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक बात, ये बात आपके यहाँ समझ में आई, इस बात का गार्ड मान लो कि आपका शेषफल हमेशा भाजक से, भाजक को क्या बोलते हैं हम? डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। और यदि वो बड़ा होता है तो फर्दर कट जाएगा, वो फिर से कट जाएगा और एक छोटा शेषफल बनाएगा। ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। तो यानी हमारे एक बात समझ में आ रही है कि जो भी आपका शेषफल रहेगा, मैं यहाँ 11 लिख दिया, 11 को मैं 1 करोड़ से भाग कर दूंगा ना, तो भाग करने के बाद जो भी एंड में शेषफल आएगा, जो भी दोस्तों एंड में शेषफल आएगा, वो हमेशा छोटा होगा डिवाइजर से। 11 डिवाइजर था, हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा वो शेषफल। चाहे आप उस संख्या किसी से भी भाग दे दीजिए, 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ भी कर लूँ, लेकिन जो भी शेषफल आएगा वो 11 से छोटा होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन में पूछ लेता है कि अगर मैं इस भाजक को किसी भी संख्या से भाग देता हूँ तो क्या शेषफल भाजक से बड़ा होगा, भाजक से छोटा होगा, भाजक के बराबर होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, एक ये हो गया आपका, एक ये बात हो गई। आगे चलते हैं, अब हम समझेंगे थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में, यानी कि धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल के बारे में। क्या होते हैं ये, उनका यूज क्यों किया जाता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर दोस्तों किसी भी चीज की दोनों रिमाइंडर होती हैं दोस्तों। किसी भी संख्या को आप भाग देते हैं ना, तो आप दोनों तरीके के शेषफल, दोनों तरीके के रिमाइंडर को लिख सकते हैं। जैसे कि हम 65 और 11 का ही कर रहे थे। यहाँ पर 65/11 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ से आपके 2 रिमाइंडर निकलेंगे, एक निकलेगा पॉजिटिव रिमाइंडर और इसी संख्या का नेगेटिव रिमाइंडर भी होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करूँ तो 11 पंजे 55, 10 शेषफल आ गया, तो ये 10 जो हुआ ये आपका पॉजिटिव हुआ क्योंकि ये प्लस का है। ठीक है, जब भी हम भाग देते हैं दोस्तों, तो हम भाग किस तरीके से देते हैं। यहाँ पर मैं 11 का मल्टीपल देखूंगा, 65 से छोटा, 11 पंजे 55, 11 छिंग 66 तो नहीं करूंगा मैं। ठीक है ना, 11 पंजे 55 करूंगा, यानी कि 55 क्या है, 11 का एक मल्टीपल ही तो है, 11 का एक गुणक ही तो है जो 65 से छोटा है। उससे 11 पंजे 55, उससे क्या आ रहा है, उससे आ रहा है पॉजिटिव रिमाइंडर। अब जब मुझे नेगेटिव रिमाइंडर निकालना है तो मुझे 11 का ही गुणक देखना है 65 से बड़ा। 65 से बड़ा 11 का गुणक क्या होगा, 11 पंजे 55, 55 छोटा, 11 छिंग 66, 66 एक ऐसा गुणक है 11 का, एक ऐसा मल्टीपल है 11 का जो 65 से बड़ा है। तो 65, 11 छिंग 66, तो 65 66 से कितना छोटा है, -1। तो ये जो -1 दोस्तों आया, ये आपका नेगेटिव रिमाइंडर हो गया, ये ऋणात्मक हो गया। ऐसे ही आप और देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया 65/15। इसके भी 2 रिमाइंडर निकाल के अपने आप निकालिए। एक तो वो 15 चौके 60,
60 कितना आया आपका पॉजिटिव रिमाइंडर 5, 5 तो आ गया आपका पॉजिटिव रिमाइंडर। और यही मुझे अगर इसका नेगेटिव रिमाइंडर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं आगे चलाऊंगा 15 का ऐसा मल्टीपल जो 65 से बड़ा है। 15 चौके 60, ये तो छोटा है, 15 पंजे 75, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, ये 75 है, ये 65 से बड़ा मल्टीपल है 15 का। तो 65 75 से कितना छोटा है, -10। तो ये जो -10 हुआ ये नेगेटिव रिमाइंडर हो गया। 65 75 से कितना छोटा है, -10। 65 जो है कितना बड़ा है किससे, इसके 60 से, 15 चौके 60 था ना उस वाले में, तो 60 से कितना बड़ा है 5, तो 5 जो हो गया आपका क्या हो गया, पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। तो ये इस तरीके से आया। और आप देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ 72/13 फॉर एग्जाम्पल, 72/13, इनके दोनों रिमाइंडर निकालिए अपने से। 13 पंजे 65, 7 हुआ, 7 क्या आ गया आपका, 7 तो आ गया पॉजिटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर इसका क्या होगा, 13 का ऐसा मल्टीपल जो 72 से बड़ा है, क्या है 13 6 78, 72 78 से कितना छोटा है, -6, तो -6 लगा दिया। तो 7 आपका यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर और -6 आपका जो है नेगेटिव रिमाइंडर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कैच है। कैच क्या है कि नेगेटिव रिमाइंडर नाम क्या कोई चीज़ होती ही नहीं है रियल में। नेगेटिव रिमाइंडर सिर्फ एज ए टर्म यूज़ किया जाता है अपने कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए। तो हम करते क्या हैं, ये जो नेगेटिव रिमाइंडर निकाल देते हैं ना दोस्तों, इसमें प्लस कर देते हैं भाजक को, जो भी उसका भाजक होता है। यहाँ -1 है, आप -1 कभी भी आंसर नहीं देंगे, शेषफल कभी भी माइनस में नहीं होता। नेगेटिव रिमाइंडर ऋणात्मक शेषफल कुछ नहीं होता है, ये एज ए टर्म यूज किया गया है बस कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर जैसे -1 है, -1 आप आंसर नहीं दे सकते, आपने निकाल लिया है -1 है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें प्लस कर देंगे, इसे पॉजिटिव रिमाइंडर ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये -1 बहुत छोटा हो गया है, आप कैलकुलेशन आपके लिए आसान होगी। 11 आपको क्या करना है, इसमें भाजक जोड़ देना, डिविडेंड जोड़ देना है। इसका डिविडेंड कितना है, इसका डिवाइजर कितना है, सॉरी भाजक जोड़ देना है, डिवाइजर जोड़ देना है। डिवाइजर कितना है 11, -1 + 11 कितना हो गया 10। तो आपने देखा पॉजिटिव रिमाइंडर के बराबर हो गया। आंसर हमेशा आपसे पॉजिटिव रिमाइंडर का ही पूछता है वो, अगर वो शेषफल लिख रहा है तो वो पॉजिटिव रिमाइंडर ही ले रहा है। लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आया बस इस वजह से है ताकि आपके जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी छोटी हो जाए बस। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे -10 आ गया, -10 आप आंसर नहीं दे सकते शेषफल में, आप क्या करेंगे, आप डिवाइजर जोड़ देंगे। इसका डिवाइजर कितना है 15 ही तो डिवाइजर है, +15 कर दो कितना हो गया +5 आ गया पॉजिटिव रिमाइंडर। ऐसे ही इसमें देखिए ये -6 था, +13 कर दो बस, पॉजिटिव रिमाइंडर जोड़ दो, आप उसमें डिवाइजर जोड़ दो, भाजक जोड़ दो, कितना हो जाएगा -6 + 13 कितना हो गया 7। यही तो है, खत्म। इस तरीके से करते हैं हम इसको। ठीक है, तो नेगेटिव रिमाइंडर सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं। हमने नेगेटिव रिमाइंडर निकाल दिया, बस इस चीज के लिए यूज हो रहे हैं, बाकी इसका और कोई यूज नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी चीजें और समझते हैं दोस्तों, एक दो चीजें और समझते हैं। ये सब चीजें हो गई हैं, एक चीज और देखते हैं जरा। एक क्वेश्चन कई बार और आ जाता है दोस्तों, उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, उसको जरा और देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों, जैसे मैंने यहां लिख दिया 130/25, मैं आपसे कहता हूं यहां पर कि इसमें शेषफल क्या होगा, मैंने ये लिख दिया आपके सामने, आपको ये बताना है कि इसमें शेषफल क्या होगा, 130/25 में शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है 130/25 किसी को नहीं आता 25 का पहाड़ा, तो वो क्या करता है यहाँ काट लेता है, इसको सिंप्लीफाई कर लेता है, 5 से काट लेता है, 5 पंजे 25 और 5 से इसे भी काटा, क्या आया 26। ठीक है, और 26/5 इनको भाग दे देता है, 26/5 से आपका जो शेषफल आएगा 5 पंजे 25 वो आएगा 1, तो वो एक आंसर लगा के आ जाता है, जो कि गलत है, एक आंसर नहीं होगा। 130/25 को जरा भाग दे के देखिए दोस्तों, क्या एक आंसर आएगा, एक रिमाइंडर आएगा आपका, देखते हैं। 25 पंजा 125, 5 आ रहा है रिमाइंडर, आपने 1 लगाया, तो आप तो ये सोच रहे हैं कि मैंने काट के लिख दिया शेषफल, तो जो शेषफल आया वो सही आंसर है, लेकिन वो गलत होता है। आपका सही आंसर है 5। तो होता क्या है दोस्तों, कभी भी शेषफल निकालना हो आपको, अगर आप काट भी देते हैं, जैसे आपने यहाँ पे काट के +1 लिख दिया यहाँ पर, उस 1 में बस आप उसे यहीं नहीं छोड़ देंगे, आप क्या करेंगे उसमें, जिस भी चीज से आपने उसको सिंप्लीफाई करा है, जिस भी संख्या से काटा है, उस संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे। आपने इन दोनों को 5 से काटा था, 5 पंजे 25, 5 26 पंजे 130, तो आपको 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करनी होगी, तब आपका 5 आएगा रिमाइंडर। कोई भी आपकी ऐसी चीज हो, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 96/16 ले लिया,
या कुछ और ले लिया, कोई भी चीज़ देख लेते हैं, 135/25 ऐसा कुछ ले लिया मैंने, है ना, ये ले लिया 135/25। अब इसमें क्या करूँगा मैंने क्या करा, 5×25 छोटा कर लिया, मुझे नहीं आता पढ़ा तो छोटा कर लिया 5×25, और ये आपका 5 से ही कटेगा, कितने बार जाएगा 27, तो 27/5 को भाग दिया मैंने, तो 5×25 2 आपका रिमाइंडर आया। लेकिन अब आप करेंगे क्या, आपको पता है मैंने उसे 5 से सिंप्लीफाई करा है, तो आप करेंगे क्या, मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, तो इसका जो आंसर होगा 10 शेषफल होगा। ये बात समझ लीजिए अच्छे से, सीधा भाग देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन किए जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 242/34, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये तो इसके 34 का पढ़ा नहीं आता है ना, तो मैं क्या करूँ, 2 से भाग दे दिया मैंने दोनों को, ये 17 बार गया, ये आपका कितना हो गया, ये हो गया 121, है ना। अब मुझे पता है कि 17 को जब मैं 121 से भाग दूंगा तो 17 सत्ते 119, 2 शेषफल आया आपका, लेकिन ये 2 आंसर नहीं हो जाएगा, मुझे पता है मैंने इसे 2 से सिंप्लीफाई करा था, दोनों को 2 से काटा था, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 2 दूनी 4 शेषफल हुआ आपका। जिस भी चीज़ से आप सिंप्लीफाई करते हैं, जिस भी चीज़ से आप काटते हैं, उसकी मल्टीप्लाई शेषफल में होगी, यदि आप काट के लिखना चाह रहे हैं तो, ठीक है। ये वाली बात याद रखिए बस। एक ये आपका हो गया कि यहाँ इस तरह के क्वेश्चनों में किस तरीके से रिमाइंडर निकाला जाता है। ये सब कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको लगाने होते हैं जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। कोई बड़ी संख्या आ गया, आपने फट से काटा, रिमाइंडर देखा, आपने देखा मैंने इसको कितनी संख्या से काटा था, मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट आंसर रिमाइंडर। बहुत से बच्चे यहीं छोड़ देंगे इसे काट के और सोचेंगे कि इसको भाग करके 2 ही शेषफल आ गया, ये 2 शेषफल नहीं होगा, आप भाग देंगे तो 10 ही शेषफल आएगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं, ये एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ पर रिमाइंडर का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक होता तरीका, कोई बड़ी संख्या दोस्तों आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 150, 150/16, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, 150 बहुत बड़ा लग रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो इसको तोड़ सकता है। कैसे तोड़ सकता है, मैं इसको 150/16 को 150 के लिख सकता हूँ, 90+60 लिख सकता हूँ, 90+60/16। तो मुझसे शेषफल पूछ रहा है वो 150/16 में, इसमें रिमाइंडर पूछ रहा है वो, ठीक है। तो इसके रिमाइंडर निकालने के कई तरीके हैं दोस्तों, ठीक है। आप इसको तोड़ के रिमाइंडर निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे, जब आप इसको इससे भाग देंगे तो आपके पास पॉजिटिव रिमाइंडर भी एक ऑप्शन है और एक नेगेटिव रिमाइंडर भी ऑप्शन है, तो आप दोनों मेथड लगा के किसी भी तरीके से यूज कर लीजिए, आंसर आपका एक ही आएगा। अभी देखिएगा कैसे। 16, अभी मैं दोनों के दोनों पॉजिटिव रिमाइंडर यूज करूंगा। 16 को मैंने इससे भाग दिया, 16×5=80, 10 आया आपका, 10 रिमाइंडर इसका आया। ये 10 क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर है। ऐसे ही इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा 60 का, 16×3=48, 12, तो 12 और 10 ये जुड़ जाएंगे 22/16। फिर से अब 22/16 को तो भाग दे दोगे, 16×16 6, तो आपका 6 आया रिमाइंडर इसका, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव रिमाइंडर ही आंसर होता है, ठीक है। अब इसी को मैं फिर से लिखूँ 90, ध्यान से समझना, 90+60/16। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि एक काम करता हूँ, इसका तो नेगेटिव रिमाइंडर ले लेता हूँ और इसका पॉजिटिव रिमाइंडर ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, 16×5=80, 16×6=96, 16 का ऐसा मल्टीपल जो 90 से बड़ा है, 96, तो 90 96 से कितना छोटा है, -6, -6 तो इसका हो गया। इसका पॉजिटिव रिमाइंडर ही लेते हैं, मैंने आपको बताया था नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर, जरा देख लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। इसका नेगेटिव रिमाइंडर -6 हुआ 90 का, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर निकालो, 16×3=48, ठीक है। 48, 60 48 से कितना बड़ा है, 12, तो +12 इसका हो गया। तो 12 -6 + 12 कितना हो गया, 6 ही हो गया, 6/16। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि डिविजन अगर बड़ा है तो वही संख्या शेषफल हो जाती है, 6 आ गया इसका भी। अब आपने देखा यहाँ पर मैंने दोनों के दोनों पॉजिटिव रिमाइंडर यूज करे तो भी 6 आ रहा है, यहाँ पर मैंने एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रिमाइंडर यूज करा तो भी 6 आ रहा है। अब इस बार क्या करता हूँ, फिर से लिखो 90+60/16, कैसे भी सोल्व कर सकते हैं। इस बार ये करता हूँ कि ये वाला तो पॉजिटिव करता हूँ और इस वाले को नेगेटिव कर देता हूँ इस बार। चलो देखते हैं, 16×5=85, आपको पता 16×5=80, ये आपका +10, ये तो पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। इस वाले को इस बार, इस वाले रिमाइंडर को नेगेटिव रिमाइंडर कर देते हैं। तो 16×4=64, 16 का ऐसा मल्टीपल जो 60 से बड़ा है 64 है, तो कितना 60 64 से कितना कम है, -4,
ठीक है, तो आप यहाँ देखिए 10 माइनस 4 क्या होगा, 6 ही तो होगा, 6/16, इसका भी 6 शेषफल हो गया। देख रहे हैं आप 6 ही शेषफल आ रहा है हर कीमत पे, कैसे ही सोल्व कर लीजिए। इस बार अब एक और बस रह गया, एक और क्या रह गया कि अगर मैं दोनों का नेगेटिव रिमाइंडर लेता हूं, ठीक है, फिर से लिखो यहाँ पे 90 + 60/16। इस बार दोनों का नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं। आपको पता है ये इस 90 से बड़ा 16 का मल्टीपल क्या होगा, 96, तो ये तो 90 कितना छोटा है, 96 से -6। ये देखिए 16 × 64, ये कितना है, -4। अब -6 और -4 ये क्या हुआ आपका, -10 हुआ, -10 आया। अब आपको करना क्या है, मैंने आपको अच्छे से बताया था नेगेटिव रिमाइंडर में। अगर आपका नेगेटिव रिमाइंडर आ गया टोटल मिला के -10, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें भाजक जोड़ देंगे। भाजक जोड़िए, -10 + 16 6। नेगेटिव रिमाइंडर कुछ नाम की चीज़ होती ही नहीं है, वो बस कैलकुलेशन के लिए यूज आती है, आप उसको आंसर में यूज नहीं कर सकते। तो हमने कैलकुलेशन से -10 नेगेटिव रिमाइंडर -10 निकाल दिया। आपको क्या करना है, ये 16 जो है ना, जो भाजक है उसे जोड़ दो बस। -10 + 16 कितना होगा, 6। तो हर कीमत में आपका 6 ही आकर रहेगा रिमाइंडर, आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। ये बात समझाने की थी, इसे भी ध्यान से समझना, ठीक है। और सेम टू सेम ऐसे ही जैसे मैंने प्लस में करा है, ऐसे ही गुणा में भी होता है। आइए मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर भी दिखाऊंगा गुणा में कैसे होता है। अगर कोई गुणा में टूटी हुई चीज मिल जाए, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 80 × 65/12, यहां भी 4 कंडीशंस बनेंगी, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव। पहले दोनों पॉजिटिव रख के देखते हैं, ठीक है। इस बार गुणा में है दोस्तों, प्लस में नहीं है, इस बार गुणा होंगी रिमाइंडर्स की, ठीक है। अगर मैं दोनों को प्लस रिमाइंडर लेता हूं तो 12 × 72, यहां पर आया +8 रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर 8 आया, यहीं लिख देता हूं 8 रिमाइंडर, तो यहां आया। ये 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60, यहाँ पर 5 आया, ठीक है। तो आपने देखा 8 × 5 = 40 तो हो गया ये 40/12, ये छोटा हो गया। अब आगे भाग दे दिए, 12 × 3 = 36, 4 आपका रिमाइंडर हो गया यहाँ पर, ठीक है। एक और बार देखते हैं, 80 × 65/12। इस बार पहला वाला ले लेते हैं नेगेटिव, दूसरा वाला ले लेते हैं पॉजिटिव। जब मैं नेगेटिव लूँगा तो 12 × 7 = 84, 12 का ऐसा मल्टीपल जो 80 से बड़ा है, 84 है, तो 84 जो 80 जो है 84 से कितना छोटा है, -4 छोटा, तो -4 यहाँ आ गया। इस वाले को पॉजिटिव ही रखो, तो 12 × 5 = 60, ये हो गया 5, तो -4 × 5 कितना हुआ, -20, ठीक है। अब -20 आपका यहाँ पर रिमाइंडर आया, लेकिन ये जो 20 जो है बट्टे 12 अगर मैं देख रहा हूँ तो 20 जो है आपका 12 से बड़ा है, तो आप इसको फर्दर भाग दे दीजिए। फर्दर भाग देंगे तो क्या होगा, 12 × 12 8 आया, यहाँ पर आएगा -8 रिमाइंडर। और आपको अच्छे से पता है कि ऋणात्मक आ जाता है तो उसमें भाजक जोड़ दीजिए, +12, ये आपका क्या हो जाएगा, -8 + 12 क्या हो गया, 4 आ गया बराबर। एक तो तरीका हो गया ये। इसी के अंदर एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर मैंने आपको -4 × 5 ये कितना आया था, -20, और ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर एक तरीका यह है, -20 आया, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ -20 पे करके अब क्या करना है, सीधा भाजक से जोड़ दो, +12, ठीक है। आपने देखा -20 + 12 -8 होगा, तो -8 तो अब भी ऋणात्मक रहा, अगर फिर से ऋणात्मक आया फिर +12 कर दो। अब करो, -20 + 12 कितने हो गए, -8 + 12 कितने हो गए, +4। एक ये तरीका है, दोनों से आपका 4 आएगा। या तो आपने यहाँ पर 20 को 12 से भाग दिया, -20/12 -8 आया शेषफल। -8 आपका ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि ऋणात्मक कभी भी शेषफल कभी भी माइनस में नहीं होता, तो वहाँ पर तो 12 जोड़ के हमने +4 कर दिया। एक तो ये तरीका हो गया। एक आपका यहीं से हो गया, -20 आया, इसमें 12 जोड़ते रहो, भाजक को जोड़ते रहो जब तक पॉजिटिव ना हो जाए। -20 में 12 जोड़ के देखा भी, -8 अब भी आपका नेगेटिव है, फिर से जोड़ो, +12 कितना हो जाएगा, -8 + 12 +4, ये सही है। अगर नहीं होता तब भी नेगेटिव रहता, फिर से 12 जोड़ दे, एक ये भी तरीका है। ऐसे करते जोड़ते जोड़ते चले जाओ जब तक आपका प्लस नहीं हो जाता। यहाँ हमने -20 में जब 12 जोड़ा था तो हमने देखा था -8 आ रहा है, अब भी नेगेटिव है, फिर जोड़ो, इसमें फिर से भाजक से जोड़ो, भाजक जोड़ा फिर से 12, कितना हो गया, -8 + 12 +4, ठीक है। एक हो गया ये। इस बार क्या करते हैं, इस बार ये -4 और 5 था, इस बार इसको पॉजिटिव ही रखते हैं, इसको नेगेटिव कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 80 × 65/12, ठीक है। यहाँ तो आया 8,
पॉजिटिव रिमाइंडर। इसका नेगेटिव निकालूंगा क्या होगा, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, है ना। 72 जो है आपका 65 से कितना बड़ा है, 7, तो यहाँ माइनस के 7 आया आपका नेगेटिव रिमाइंडर, है ना। 65 जो है 72 से कितना छोटा है, माइनस के 7, तो माइनस के 7 लिख दें यहाँ पे। तो ये कितना हुआ, 8 7 56, माइनस के 56 बट्टे 12। अब तो ये आसान है, 56 छोटा है कर लो, मतलब 56 जो है बहुत छोटी संख्या हो गई है, ये इतनी बड़ी संख्या से बहुत छोटी संख्या आ गई है, क्योंकि ये 12 56 की बात कर रहा हूँ, बस माइनस को छोड़ दो, अभी भूल जाओ उसे। 56 को देखो, क्योंकि 56 बड़ा है यहाँ पर 12 से, तो आप फर्दर भाग दो, 12 चौक 48, माइनस के 8 आ गया। अब माइनस तो कभी भी रिमाइंडर नहीं होता, तो प्लस 12 जोड़ दो इसमें भाजक को, 4 यहाँ से भी आ गया। हर तरीके से 4 आएगा दोस्तों। चौथा ये कर लेते हैं, दोनों को नेगेटिव कर लेते हैं, 80 गुणा 65 बट्टे 12। दोनों को नेगेटिव जब मैं अगर करूँगा तो यहाँ 12 7 84, यहाँ है माइनस के 4, और ये क्या है 12 6 72, यहाँ है माइनस के 7। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, गुणा में प्लस होता है, 4 7 28, 28 बट्टे 12 आया। फर्दर भाग दे तो 12 दूनी 24, 4 शेष आ गया आंसर। हर कीमत पे 4 ही आना है आपका, आप कुछ भी कर लें 4 ही आएगा। तो ये सब तरीके हैं, इस तरीके क्वेश्चन आ जाए शेषफल बताओ, इसमें 4 5 दे देता आपको, 70 और 75 लगा के आपको करना क्या है, सिंपल सिंपल शेषफल ही तो लिखने हैं, शेषफल की मल्टीप्लाई करते रहो, काटते रहो, ठीक है। ये गुणा में हो गया। अब एक थ्योरम समझते हैं जरा, फर्मेट्स थ्योरम। एक दो थ्योरम है, फर्मेट्स थ्योरम समझते हैं जरा। फर्मेट्स थ्योरम, FERMAT, फर्मेट्स, ठीक है। फर्मेट्स थ्योरम में दोस्तों क्या है आपका, ऐसे लिखा होता है आपका, देखिए यहाँ पर कोई भी आपको अगर इस टर्म में लिखी है, देखिए कैसे, a की पावर p-1 अपॉन में p, इस फॉर्म में अगर आपके पास कोई भी चीज़ लिखी है तो उसका वैल्यू, उसका रिमाइंडर 1 होगा। रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ, शेषफल की, रिमाइंडर उसका 1 होगा। अब समझिए यहाँ पर p क्या है, p कोई भी प्राइम नंबर है, p इज ए प्राइम नंबर। a क्या है, p प्राइम नंबर है, और ये p-1 घात होनी चाहिए आपकी। a क्या है आपका, a, p, a और p आपका कोई भी को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्या या सह अभाज्य पेयर्स होने चाहिए। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, इनमें आपस में a और p में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, उनका HCF 1 होना चाहिए, यानी कि उनके अंदर कॉमन सिर्फ 1 हो सकता है, ठीक है, वरना उनके अंदर कोई कॉमन नहीं हो सकता। एक मतलब कि ऐसे समझिए, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे 36 और 35 लिख दिया, ठीक है, तो इन ये कोप्राइम्स नंबर्स हैं। कोप्राइम्स क्यों है, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता ना, उन्हें कोप्राइम्स नंबर बोलते हैं, उन्हें सह अभाज्य पेयर्स कह लो, या सह अभाज्य संख्या का पेयर कहेंगे उसे, ठीक है। 36 और 35 को किसी भी तरीके की, इस तरीके की कोई भी संख्या आ जाए। इसकी जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों, सोल्व होने से वो हो सकता है आपका, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो आप डायरेक्ट थ्योरम से उसका रिमाइंडर 1 कर सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे। ये आप इसको जरा, मैं यहीं लिखता हूँ, यहीं पे साइड में लिख देता हूँ, आप जरा देखना इसे ध्यान से। कोई एक क्वेश्चन आ गया ऐसा, 64 की पावर 30, 64 की पावर 30 बटे यहाँ आया 31। हमने देखा सबसे पहले क्या, सबसे पहले मैं ये हर देखूंगा, मैं डिनोमिनेटर मैंने देखा 31 एक प्राइम नंबर है। भाई एक थ्योरम है, फर्मेट्स थ्योरम, a की पावर p-1 अपॉन में p, उसमें p प्राइम नंबर होता है, भाई यहाँ भी प्राइम नंबर है। अब मैं घात देखूंगा, यार घात p-1 हो चाहिए। p-1 क्या होता है, 31 माइनस 1 30, मैंने देखा भाई घात भी सही है, 31 माइनस 1। और फिर मैं देखूंगा क्या, ये a है, ये 64 और 31 में कुछ कॉमन तो नहीं है, क्या ये एक को प्राइम नंबर्स हैं, तो मैंने देखा 64 31 के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ आपका, ये फर्मेट्स थ्योरम के मुताबिक सीधा इसका रिमाइंडर, इसका आंसर 1 हो गया। ये a की पावर p-1 अपॉन p को फॉलो कर रही है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया, 48 की पावर 36 अपॉन में 37।
मैंने देखा भाई 37 डिनोमिनेटर में 37 यार एक प्राइम नंबर है, कहीं फर्मेट थ्योरम तो नहीं लग जाएगी। जहाँ प्राइम नंबर आया वहीं फर्मेट थ्योरम दिमाग में आ गया। मैंने देखा 37 है, मैं देखता हूँ जरा उसकी ए की पावर p-1 देखूँ पावर है 37 - 1 36। हाँ भाई है तो पावर 36, 37 - 1। फिर मैंने देखा 48 और 37 में कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है, ये कोप्राइम्स नंबर है, तो सीधा रिमाइंडर आंख बंद करके लगा दो 1। ठीक है, और जहां नहीं हो रहा है इस तरीके क्वेश्चन बना लो। अब देखो यहां पर मैंने एक और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, 35 की पावर 80। ये क्वेश्चन देखिए जरा, मैं अभी इसको मिटा रहा हूं यहां पर, ये फॉर्मूला याद रखना, बाकी आपको पता ही है p एक प्राइम नंबर है, बाकी सब। एक सी क्वेश्चन देखो यहां पर, यहां लिखा है 35 की पावर, ये लिखा है आपका 35 की पावर 80 अपॉन में 41। ठीक है, मेरे दिमाग में एक बात है, सबसे पहले मैं देखूं कहीं फर्मेट थ्योरम तो नहीं लगेगा, क्योंकि 41 एक क्या है दोस्तों, एक प्राइम नंबर है ना, एक अभाज्य संख्या है, तो 41 एक प्राइम नंबर है। फिर मैं सोचने लगा अच्छा चलो देखते हैं कि फर्मेट थ्योरम इसमें लगेगी या नहीं लगेगी। मैंने देखा 41 में से 40 तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर मेरा दिमाग हुआ, मैंने कहा 40 बन तो सकता है, ये कैसे बन सकता है? 35 की पावर 40 अगर मैं लिखूं और उसकी होल पावर 2, आपको अच्छे से पता है कि अगर होल पावर में 2 होती हैं तो वो दोनों घाते गुणा होती हैं। आपको पता होगा a की पावर m की होल पावर n क्या होती है, a की पावर m इंटू n होती है। तो ये m इंटू n की फॉर्म में लिखी है, मैंने इसको 40 गुणा 2 कर दिया, 40 की होल पावर 2। और ये क्या हुआ आपका 41। तो मैंने देखा भाई इतनी संख्या जो है तुम्हारी ये तो 1 हो गई, ये तो फर्नेस थ्योरम के मुताबिक 1 हो गई ना। 35 की पावर 40 ये क्या दे रही है, मैंने देखा 41 एक प्राइम नंबर है, 35 और 41 में कुछ कॉमन नहीं है, ये को प्राइम नंबर्स हैं, और इसकी होल पावर 40 भी है जो कि p-1 है। तो मैंने ये देखा फर्नेस थ्योरम के मुताबिक ये तो 1 हो गया। इस 1 की पावर अगर मैं 2 कर भी दूं तो क्या हो गया, 1 की पावर 2, 1 ही तो रहेगा। तो आपने देखा ये भी आपका, इसका आंसर भी 1 आ गया, इसका रिमाइंडर भी 1 हुआ। रिमाइंडर निकालने को पूछता है वो सब क्वेश्चंस में, ये रिमाइंडर बताइए इन क्वेश्चनों में जितने मैं करा रहा हूँ, रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर बताइए। ठीक है, तो आपने देखा भाई इसको ये नहीं था थोड़ा सा, तो उसकी फॉर्म में तोड़ दिया। मैंने थोड़ा सा आइडिया लगाया भाई डिनोमिनेटर तो इसका लग रहा है कि जैसे कि एक प्राइम नंबर है, तो देखूं कहीं फर्मेट थ्योरम तो नहीं लग जा रही है, तो फर्मेट थ्योरम लग गई ऐसे करके। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। ये एक क्वेश्चन और देखिए यहां पर, एक क्वेश्चन है आपका ये 72 की पावर 85 बट्टे 29। ठीक है, इसमें बता रहा है रिमाइंडर बताओ। मैंने देखा भाई ध्यान से, मैंने कहा 29 जो है ये मुझे प्राइम नंबर लग रहा है। हाँ भाई प्राइम नंबर है, तो मैंने देखा कि अगर ठीक है चलो प्राइम नंबर है, फिर मैंने देखा 72 29 क्या ये को प्राइम नंबर्स हैं? 72 29 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब मैंने देखा कि पावर 28 होनी चाहिए, पर यहाँ तो 28 नहीं है, पर ये कोई इशू नहीं है दोस्तों। अगर इतना काम हो गया तो 28 भी बना लेंगे आप वहाँ पे। कैसे बनाएंगे देखिए, 72 की पावर 28 अपने आप ही लिख दीजिए, मैंने अपने हिसाब से लिख दिया। अब मुझे अच्छे से पता है कि 28 की मल्टीप्लाई कितनी बार करूँ, 28 3 84 होते हैं, 3 8 24, 3 6 8, 28 की होल पावर 3 हो गया, और यहाँ एक 72 की इंटू होल पावर 1 भी रहेगा। 28 3 84, 72 की पावर 84 गुणा 72 की पावर 1, गुणा में घाते जुड़ती हैं, 84 + 1 85 हो तो गया, 72 की पावर 85 हो तो गया ये, और यहाँ पर 29 है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मुझे पता लग गया अच्छे से कि ये वैल्यू है, ये तो 1 देगी फर्मेट्स थ्योरम के मुताबिक, इसकी वैल्यू तो 1 है भैया, तो ये तो आपका 1 आ गया, 1 इंटू एक आपका 72 बट्टे 29 अब भी बाकी है ना, इनकी गुणा सीधा कर दीजिए। 29 दूनी 58, 58 अगर मैं भाग 2 में 18, 2 3 4 58, 58 और 14
72 होता तो यहाँ से आपका 14 आपका जो है रिमाइंडर आ गया, इसका रिमाइंडर कितना हुआ 14 आ गया। भाई ये तो एक हो गया, लेकिन ये 72/29 भी तो होगा ना, इनमें शेषफल क्या आ रहा है, इनमें 14 आ रहा है, तो 14 गुणा 1 कितना हो जाएगा 14, 14 रिमाइंडर हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से 14 रिमाइंडर हो गया। ये देखिए क्वेश्चन को, इसको भी ध्यान दीजिए, इस तरीके से क्वेश्चनों को करना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, देखते हैं इसे भी। क्वेश्चन में लिखा है अगर 3 की पावर 21 को 5 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना होगा। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसको करते हैं। 3 की पावर 21 को 5 से भाग देना, यानी कि ये कह रहा है 3 की पावर 21 है बटे 5। इसको बताओ भाई, जहाँ 5 आया, 5 क्या एक प्राइम नंबर है, वहीं दिमाग ठनक गया भाई, प्राइम कहीं ऐसा तो नहीं फर्मेट थ्योरम लगे इसके अंदर। तो मैंने देखा 5 और 3 को, 5 और 3 एक सहभाज्य संख्या है ना, एक को प्राइम फैक्टर्स हैं, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है। फिर मैंने देखा कि 5 इसकी पावर 4 होनी चाहिए, p-1 होनी चाहिए ना, 5 में से 4 होनी चाहिए, तो 4 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, 3 की पावर 4 कर दिया मैंने इसे। अब 4 21 के पास तक कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20, 5 तक ले गए, 4 पंजे 20 हो गया ये, और एक 3 की पावर 1 और आएगा, तो 4 पंजे 20, 3 की पावर 20 गुणा 3 की पावर 1, गुणा में घाते जुड़ती है, 20 + 1 21 ही हो जाएगा, है ना। तो मैंने इसको ऐसे तोड़ दिया, बटे 5। भाई हमें 3 की पावर 4 चाहिए थी, p-1 तो 3 की पावर 4 लिख दिया। अब इसके बाद ये देखोगे कि सबसे कम मल्टीप्लाई में क्या जा रहा है, 4 से किसको काटना, 4 पंजे 20 तक बन जा रहा है, तो 20 तक बना दिया। अब रह कितना गया, 1 रह गया, उस 3 को अलग कर दिया, 3 के साथ ले जाए 3 की पावर 1, जो एक 3 कम रह गया आपका, घात की बात कर रहे हैं ना हम, 3 की पावर 1 अलग कर दिया। तो ये आपका क्या दे रहा है, इतना, ये तो एक शेषफल दे रहा है ना, तो ये तो 1 की पावर 5 हो गया यहाँ पर शेषफल, गुणा 5/3 क्या होगा, आपको अच्छे से पता है। यहाँ आपका जो रिमाइंडर है, जो आपका भाजक है, जो आपका डिवीज़र है, वो बड़ा होता है, तो यही संख्या रिमाइंडर हो जाती है, तो 3 ही होगी रिमाइंडर। 3 गुणा 1 की पावर 5 क्या हुआ, 3 आंसर हो गया इसका, 3 रिमाइंडर हुआ इसमें। 3/5 भी तो 3 ही देगा रिमाइंडर दोस्तों, 5 बड़ा है। यदि डिवीज़र आपका बड़ा होता है डिविडेंड से, तो वो जो डिविडेंड होता है वही शेषफल हो जाता है। ठीक है, तो ये था आज के क्वेश्चन में दोस्तों। मैंने थोड़ा सा आपका समझ विकसित करने की कोशिश करी है। बताइए कैसा लगा मेरा लेक्चर, क्या मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है दोस्तों। यही सब आता है, अगर आपकी यही सब चीज़ें क्लियर है ना, तो आप आराम से एसएससी क्वेश्चनों को क्लियर कर जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी इसमें। ठीक है, कैसा लग रहा है इस बात की फीडबैक दे। अगर मेरा चैनल पसंद आता है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए इस चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।